वेलकम बच्चों। आज के लेक्चर में हम बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट आर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2 इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू फिफ्थ का मतलब फिफ्थ शेल या फिफ्थ एनर्जी लेवल से कहाँ पर जा रहा है, n इक्वल टू 2 में जा रहा है। ठीक है, फिफ्थ शेल से सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। इसी ट्रांजिशन के लिए हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो रेडिएशन एमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और वेवलेंथ क्या होगी, ये चीज कैलकुलेट करनी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे जाए, ठीक है, अब वैसे तो हमें ट्रांजिशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला पता है, हम फ्रीक्वेंसी के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, वेवलेंथ के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं। अगर n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 में जा रहा है तो एनर्जी के लिए भी फॉर्मूला जानते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी करना हो तो हम केवल एक फॉर्मूला के बेस पर चलेंगे, एक फॉर्मूला याद रखेंगे। वो फॉर्मूला कौन सा है, एनर्जी का। हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिट होता है तो उसके द्वारा कितनी एनर्जी गेन होती है, एब्जॉर्ब होती है। कौन से फॉर्मूला से निकालते हैं हम, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू आर एच 1/ni² माइनस 1/nf²। एन आई क्या है, इनिशियल लेवल जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एन एफ क्या है, फाइनल लेवल जहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। एन वन एन टू भी इनको बोल सकते हैं। एन आई की अगर बात करूं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिफ्थ लेवल से जा रहा है तो एन आई की वैल्यू है 5 और कहाँ जा रहा है, सेकेंड लेवल में, तो एन एफ की वैल्यू है 2। ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। आर एच की वैल्यू हम जानते हैं 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल होती है। वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगी, एनर्जी डेल्टा इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/ni की वैल्यू 5 माइनस nf की वैल्यू 2 और पीछे यूनिट क्या चलेगी, जूल। ठीक है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/25 माइनस 1/4। इसको सोल्व करोगे तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो एनर्जी आएगी नेगेटिव में 4.578 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यहाँ पर नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी एमिट हो रही है। सिंपल सी बात है, n इज इक्वल टू 5 हायर लेवल है, n इज इक्वल टू 2 लोअर लेवल है। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आया। अब देखो अपने इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पूछा था। मैंने क्या कैलकुलेट करके बताया, एनर्जी कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमें केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, एनर्जी वाला। क्यों, हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद हमें पता है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो एक ही फॉर्मूला से हम डिफरेंट टाइप की जो क्वांटिटीज है उनको कैलकुलेट कर लेंगे, अलग अलग फॉर्मूला याद करने से बच जाएंगे। इस वजह से ये होता है, डायरेक्ट किसी की मर्जी हो वेव नंबर वाला फॉर्मूला लगा के उससे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैलकुलेट करे वो भी कर सकता है। बट एक सिस्टमेटिक पैटर्न पे हमें कैसे चलना है, हमें केवल एक फॉर्मूला याद रखना है ताकि डिफरेंट फॉर्मूला में कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, डेल्टा ई के फॉर्मूला से ही हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो एनर्जी की वैल्यू आ गई, एनर्जी की वैल्यू कितनी है, माइनस लेना है, ये माइनस टू किसको बता रहा है, एनर्जी एमिट हो रही है। ठीक है, डेल्टा ई की वैल्यू है 4.578 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एच की वैल्यू कितनी होती है, 0.626 10⁻�34 और फ्रीक्वेंसी म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू डिवाइड में जाएगी 4.578 into 10⁻⁻19 divided by 6.626 into 10⁻⁻34। आ रही है बात समझ में। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू किसमें थी, जूल में, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू किसमें होती है, जूल इंटू सेकंड में। जूल से जूल कैंसिल हो गया, सेकंड ऊपर जाएगा तो किसमें, सेकंड इनवर्स में। सेकंड इनवर्स बोल लो या हर्ट्ज बोल लो, फ्रीक्वेंसी यूनिट आएगी। इसे जब सोल्व करोगे तो आएगा 6.91 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स बोल लो या हर्ट्ज बोल लो। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछी थी, हमने इजीली कैलकुलेट करके बताया। आ रही है बात समझ में। इसके बाद हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट वेवलेंथ पूछा है। तो देखो अब जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास है तो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वी नो दैट c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। यहाँ से हमें वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लैम्डा इधर छोड़ो, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो, c डिवाइडेड बाय न्यू हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
डिवाइडेड बाय, अभी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की कितनी निकाली, 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज मीन्स पर सेकेंड हो गया, पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो गया। ठीक है, जो वेवलेंथ आएगी वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 434 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये इसको लिख सकते हो 434 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली, और फॉर्मूला केवल एक बार यूज किया, बाकी बेसिक रिलेशन यूज किए। ये रिलेशन हमें ज्यादा कंफर्टेबल पता होते हैं एज कम्पेयर टू बड़े रिलेशन की, इसलिए हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है किसी एक लेवल से दूसरे लेवल में, एनर्जी पूछे, फ्रीक्वेंसी पूछे, वेवलेंथ पूछे, फॉर्मूला केवल एनर्जी का लगाएंगे। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल्स टू आर एच 1/ni² माइनस 1/nf²। ni इनिशियल लेवल है जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, nf फाइनल लेवल है जहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसको यूज करते हुए पहले एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, बाद में अगर उसने फ्रीक्वेंसी पूछी है तो डेल्टा इज इक्वल्स टू एच म्यू लगाएंगे, वेवलेंथ पूछी है तो म्यू की वैल्यू के बाद वेवलेंथ भी पूछ सकते हैं, वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो अलग अलग जो बड़े बड़े फॉर्मूला याद रखने हैं उनसे अपन बच जाएंगे। क्लियर है बात? सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, इसका मतलब है हीलियम प्लस के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट है, मतलब फर्स्ट शेल है, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एंड सेकेंड, इसी शेल की रेडियस कितनी होगी ये कैलकुलेट करनी है। देखो इधर हीलियम प्लस, हमें पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। ठीक, कौन से शेल की बात हो रही है, फर्स्ट की, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। उसके अलावा हमें ये पता है हीलियम Z इज इक्वल टू 2 का मतलब इसमें प्रोटॉन कितने, 2, और अगर ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2। बट यहाँ पर हीलियम पे प्लस आयन है, ठीक है, मतलब +1 चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1। दैट मीन्स ये क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है तो इस पर बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है बोर्स एटॉमिक मॉडल ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, तो देखो बोर एटॉमिक मॉडल यहाँ अप्लाई होगा तो उसके लिए एनर्जी का और रेडियस का फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं। एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोर के अकॉर्डिंग किसी भी nth लेवल की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, -RH Z² डिवाइडेड बाय n² होता है, यही होती है। RH की वैल्यू हमें पता है, नेगेटिव साइन नेगेटिव, RH की वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल इंटू Z कितना है, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 1 का स्क्वायर, वैल्यू किसमें है एनर्जी की, जूल में। ठीक है, जब इसे सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ये तो माइनस एज इट इज है। इसके बाद में जब इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 8.72 इंटू 10⁻−18 जूल। ये तो एनर्जी आई किसके लिए, हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट शेल की। ठीक है, अब रेडियस भी कैलकुलेट करनी है तो रेडियस का फॉर्मूला, nth शेल की रेडियस कितनी होती है, a0 n² डिवाइडेड बाय z, ये होता है फॉर्मूला। a0 कितना होता है यहाँ 52.9 पिकोमीटर इंटू n की वैल्यू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, वैल्यू जो आएगी वो आएगी पिकोमीटर में। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और इधर ये हो जाएगा 26.45 पिकोमीटर। तो इस तरीके से सिंपली हमने हीलियम प्लस के लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल के जो फॉर्मूला थे वो यूज किए। क्यों, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी थी। उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन आ रही होगी बात समझ में। इसके बाद में देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी व्हाट विल बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट। फिफ्थ ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, NH/2π के इक्वल। यहाँ पर स्मॉल n क्या है, स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ शेल। कौन से शेल की बात हो रही है, 50 के लिए, तो n की वैल्यू कितनी है, 5 वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5H/2π। आ रही है बात समझ में। ठीक है, इसके बाद में
और इसको सोल्व करना हो तो h की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻34। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे जूल इंटू सेकेंड में। उसके अलावा पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 3.14। ठीक, ये वैल्यू जब पुट करोगे तो एंगुलर मोमेंटम की ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी। किसमें आएगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिट वाली क्वांटिटी एक ही है h जूल इंटू सेकेंड, तो एंगुलर मोमेंटम भी किसमें आएगा, यहाँ पर जूल इंटू सेकेंड में आएगा। ठीक, और क्या वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट बता देता हूँ एक बार, 5.27 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये वैल्यू आएगी किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। कब, जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में या फिफ्थ एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। आ रही होगी बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस when electron of a hydrogen atom in n is equal to 6 drops to ground state। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन n is equal to 6 मतलब 6th एनर्जी लेवल से या 6th शेल से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है। ग्राउंड स्टेट का मतलब हमें पता है लोअर एनर्जी स्टेट, n is equal to 1 मिनिमम एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो n is equal to 6 से n is equal to 1 में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, तो उसके लिए मैक्सिमम कितनी पॉसिबल लाइंस होगी, कितनी पॉसिबल एमिशन लाइंस होगी। इसका मतलब है देखो n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इस तरीके से ये सिक्स्थ लेवल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो पहले वो n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 5 में आए, फिर 5 से 4 में आए, फिर 4 से डायरेक्ट फर्स्ट में आ जाए, या फिर 6 से डायरेक्ट फर्स्ट में आ जाए, या 6 से पहले थर्ड, थर्ड से फिर फर्स्ट में आ जाए। ठीक, तो इस तरीके से मैक्सिमम कितनी एमिशन लाइंस पॉसिबल हो सकती है वो चीज पूछी गई। ठीक है, और मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला बताया था जब इलेक्ट्रॉन किसी भी nth लेवल से ग्राउंड स्टेट दैट मींस n इज इक्वल टू 1 में आता है तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो चाहे एमिशन हो। ठीक है, वैसे हायर लेवल से जब लोअर लेवल में आएगा तो एमिशन लाइंस ही होगी। ठीक, तो उनकी नंबर कितनी होगी मैक्सिमम, ये मैंने कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताया था। देखो क्या फॉर्मूला था, देखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला था n-1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर n क्या था, n वो एनर्जी लेवल, वो शेल था जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कहां से जा रहा है, n इज इक्वल टू 6 से। तो यहाँ जैसे n इज इक्वल टू 6 पुट करोगे, 6-1 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 3, 6-1 5 हो जाएगी 15 लाइंस। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 1 में आएगा तो मैक्सिमम 15 लाइंस मतलब 15 पॉसिबिलिटी है उसके n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 1 में आने। आ रही होगी बात समझ में। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने बताया था। इसके साथ ही एक और चीज बताई थी, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी nth लेवल से, ठीक है, किसी mth लेवल में आ रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा है, किसी एक लेवल से किसी दूसरे लेवल में जा रहा है, वो लेवल n इक्वल टू 1 नहीं है, तो फॉर्मूला बताया था। ठीक है, n बोल लो, या मैंने बोला था किसी n2 लेवल से n1 में आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या बताया था, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं अपन, टोटल एमिशन लाइन निकाल सकते हैं या टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हैं। आ रही होगी बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में बामर सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन जो होगा उसके लिए हमें वेव नंबर कैलकुलेट करना है। वेव नंबर दैट मींस हमें न्यू बार कैलकुलेट करना है किस ट्रांजिशन के लिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन के लिए, और कौन सी सीरीज में, बामर सीरीज में। ठीक है, तो देखो इधर सबसे पहले देखो बामर सीरीज का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 से किसी भी एनर्जी लेवल में जाए या किसी भी एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 2 में आए। आ रही है बात समझ में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा तो n इज इक्वल टू 2 से किसी लेवल में जाएगा, और अगर एमिशन होगा तो किसी लेवल से n इज इक्वल टू 2 में आए। ठीक है, तो बामर सीरीज के लिए अगर मैं बोलूँ, ठीक, क्या n1 की वैल्यू या बोल लो ni की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ni बोल लो, n1 बोल लो, इनिशियल लेवल जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा बामर सीरीज के लिए वो कितना होता है, 2 होता है। आ रही है बात समझ में। अब हमें इसमें फाइनल लेवल कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो चीज तो नहीं दी, केवल एक चीज मेंशन करके दे दी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन।
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का ट्रांजिशन कौन सा होगा, उसके लिए वेव नंबर निकालना है। तो देखो इधर एक चीज ध्यान रखना, हमें पता है एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, और न्यू क्या होता है, न्यू इज इक्वल्स टू होता है C अपॉन लेमडा। तो यहाँ से एक चीज पता चल रही है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का जो ट्रांजिशन होगा, ठीक है, लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए जो एनर्जी होगी या उस ट्रांजिशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो दोनों क्या होगी, मिनिमम। लॉन्गेस्ट का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ का जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। अगर लेमडा मैक्सिमम होगा तो उस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। और देखो मिनिमम एनर्जी का ट्रांजिशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ठीक है, इस तरीके से। तो जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 से, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 में जाएगा, ठीक, तो यही क्या होगा, उसके लिए मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन होगा। आ रही है बात समझ में, क्योंकि यही वो ट्रांजिशन है जब उसको सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 4 में जाएगा तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, फिफ्थ में जाएगा तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए, सिक्स्थ में, जितना ज्यादा अपर लेवल में जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। और मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 में जाएगा, तब क्या होगा, मिनिमम एनर्जी का ट्रांजिशन होगा। और मिनिमम एनर्जी का जो ट्रांजिशन होगा उसी के लिए वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम वेवलेंथ का ट्रांजिशन बोल लो या मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन बोल लो, बात एक ही है। और बामर सीरीज के लिए मिनिमम एनर्जी का ट्रांजिशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 में ट्रांजिट होगा। आ रही है बात समझ में। तो n1 की वैल्यू तो हमारे पास 2 है, n2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 3। क्लियर है बात। अब देखो इस ट्रांजिशन के लिए जब इलेक्ट्रॉन n1 इज इक्वल टू 2 से n2 इज इक्वल टू 3 में जा रहा है, ठीक है, तो इस ट्रांजिशन के लिए अब हमें वेव नंबर निकालना है। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। मेन जो प्रॉब्लम थी वो यही थी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन का मतलब क्या है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन का मतलब हो गया मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन। और बामर सीरीज के लिए मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन कौन सा होगा, जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 में जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब देखो इस ट्रांजिशन के लिए वेव नंबर कैलकुलेट करना है, तो वेव नंबर का फॉर्मूला हमें पता होता है, क्या होता है, 10 96 77 1 अपॉन n1 स्क्वायर बोल लो या ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ni बोल लो या n1 बोल लो, nf बोल लो या n2 बोल लो, ठीक है। 2 मतलब वही फाइनल लेवल है, 1 मतलब वही इनिशियल लेवल है, ठीक है। और 10 96 77 रिडबर्ग कांस्टेंट की सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू है, क्योंकि न्यू बार में कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। देखो इधर ये वैल्यू एज इट इज 1 अपॉन n1 की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस n2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। तो ये हो जाएगा 10 96 77 1/4 माइनस 1/9। जब इसे सोल्व करोगे, अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके सिंपली सोल्व करना है। जब इसे सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कितना है इसका आंसर, 1.523 into 10 to the power 4 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आंसर है इसका 1.523 into 10 to the power 4 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है जिसको सिंपली अपने को सोल्व करना है। इसी क्वेश्चन में वो यहाँ पर जहाँ उसने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन बोल रखा है, इसको लॉन्गेस्ट मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन भी बोल सकता था या मिनिमम फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन भी बोल सकता था। तो अपन समझते हैं, मैंने एक रिलेशन बताया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। इसका मतलब है मैक्सिमम वेवलेंथ का ट्रांजिशन बोले, दैट मींस उसकी एनर्जी क्या है, मिनिमम, या फिर मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन बोल सकता है या मिनिमम फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन बोल सकता है। तो 3 तरीके से ये चीज वो पूछ सकता है। आ रही है बात समझ में। तो इस टाइप से सिंपली क्वेश्चन को सोल्व करना है। कोई और सीरीज दे सकता है, बामर की जगह लाइमन दे सकता है, ठीक है, पास्चल दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग में पता है अगर लाइमन होती तो n1 की वैल्यू फिर 1 हो जाती, ठीक है। बामर है तो n1 की वैल्यू 2 है, ठीक है। पास्चल है तो फिर n1 की वैल्यू 3 हो जाती। इस तरीके से n1 की वैल्यू वेरी करेगी और उसी के अकॉर्डिंग हमें मिनिमम एनर्जी का ट्रांजिशन सोचना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जगह वेवलेंथ क्या कर दे, वो मिनिमम वेवलेंथ ट्रांजिशन कर दे, तो मिनिमम वेवलेंथ का मतलब एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, इनवर्स होगा। मिनिमम वेवलेंथ की अगर बात करोगे तो एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। और मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांजिशन कब होगा, इसी सीरीज के लिए अगर बात करूं तो
मिनिमम का तो कब है जब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 में जाए, और मैक्सिमम कब होगा जब n इक्वल टू 2 से। बामर से नीचे तो जाएगा तो n इक्वल टू 2 से ही, बट कहां पर जाए, n इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांजिशन। आ रही है बात समझ में? तो फिर हमें n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू इनफाइनाइट तक का सोल्व करना होगा। मतलब n2 की वैल्यू क्या लेनी होती है, इनफाइनाइट। कब? जब वो लॉन्गेस्ट की जगह शॉर्टेस्ट या मिनिमम वेवलेंथ की बात करें। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल इक्वेशन पूछे जा सकते हैं।